स्टूडेंट्स टू IITN सरकारी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सके। तो देखिए, आज हम लोग जो रीट एग्जाम के लिए जो यूथ पब्लिकेशन की जो बुक चलती है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के साथ कुछ प्रैक्टिस सेट भी दिए होते हैं। तो मैं प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन आप लोग के सामने पेश कर रहा हूं। तो प्रैक्टिस सेट में जो आपका पहला सेक्शन है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी कि CDP, तो उसके जो 30 क्वेश्चंस हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जैसा कि पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने ये है, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था निम्न में से निम्न जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। तो 4 ऑप्शन इसमें दे रखे हैं, अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा। तो देखिए, 4 ऑप्शन आपके पास हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो 4 ऑप्शन में से जो आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है, फर्स्ट का आंसर आपका C है। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है, सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण होता है। तो ऑप्शन A है पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, प्रौढ़ावस्था के दौरान, B ऑप्शन, C व्यक्ति के पूरे जीवन में, और D ऑप्शन है किशोरावस्था के दौरान। तो आपका ऑप्शन D करेक्ट है, किशोरावस्था के दौरान। तो और सेकंड का आपका ऑप्शन D है। ठीक है। थर्ड क्या है, अनुवांशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना गया है। तो इसमें ऑप्शन है गत्यात्मकता, ऑप्शन बी है स्थिर, और ऑप्शन सी है प्राथमिक, और ऑप्शन डी है गौण। तो अनुवांशिकता जो है वो कैसी सामाजिक संरचना है, वो एक स्थिर सामाजिक संरचना है। तो स्थिर सामाजिक संरचना है, तो थर्ड का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में आपका है, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के सिद्धांत से संबंधित है। तो 4 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं। ऑप्शन ए है व्यवहारवादी, ऑप्शन बी है संरचनावादी, ऑप्शन सी है संज्ञानवादी, ऑप्शन डी है विकासवादी। तो जो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, फोर्थ का जो ऑप्शन होगा व्यवहारवादी होगा। तो फोर्थ का ऑप्शन ए करेक्ट है। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं जरा। फिफ्थ क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है। तो ये बोलता है समानता और अंतर देखने और सादृश्यता स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना। तो ये तो करता है। ठीक, ये तो सकारात्मक वाक्य है, ये करता है। ठीक है। विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना। तो जब भी हम लोग शिक्षण की बात करते हैं, तो छात्र को अगर शिक्षण प्रदान करनी होती है तो याद करना और रोट मेमोराइजेशन जैसी जो थिंकिंग होती है, उससे हम लोग क्या करते हैं, उससे हम छात्र को बचाते हैं, उसके लिए छात्र को प्रेरित नहीं करते। कभी भी हम छात्र को रोट मेमोराइजेशन के लिए, तथ्यों को, एकांकियों को रटने के लिए कभी भी हम छात्र को प्रेरित नहीं करते हैं। तो यहाँ पर फिफ्थ में आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन सी और डी को भी जरा पढ़ लेते हैं। परिघटना या अवधारणा को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए विद्यार्थियों को कहता, तो ये तो करना चाहिए, ये करना चाहिए। और नियम कैसे काम करता है, इसे स्पष्ट करने हेतु उदाहरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों को पढ़ाना, ये भी बात आपकी सही है। ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, जब छात्र को पढ़ाते हैं तो हम आगमन विधि का प्रयोग करते हैं। पहले हम उसके सामने हम उदाहरण पेश करते हैं, फिर उसके बाद हम नियमों की ओर चलते हैं। तो जो पांचवा ऑप्शन, जो इसमें पांचवें के लिए जो ऑप्शन कह रहा है, विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना, तो याद करने के योग्य हम कभी नहीं बनाते हैं। तो फिफ्थ में जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके। सिक्स्थ क्वेश्चन जरा देख लेते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन में बोल रहा है, अभी निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है।
तो ये बोल रहा है वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं। ये बात तो सही है, उच्च स्तर की ऊर्जा को प्रदर्शित करते हैं। जैसे आपको कोई भी कार्य अगर पसंद होगा तो उसमें क्या करते हैं, आप मैक्सिमम रूप से आप अपने आप को एनर्जाइज फील करते हो, मैक्सिमम एनर्जी उसमें लगा देते हो। वो कार्य आपका कोई भी हो सकता है, वो आपका पढ़ाई भी हो सकती है, वो आपका खेल भी हो सकता है, और कोई सृजनात्मकता से संबंधित हो सकता है, आपका एक्टिंग वाली फील्ड हो सकती है। अगर आपको एक्टिंग अच्छी लगती है, डांस अच्छा लगता है, तो आप उच्च स्तर की ऊर्जा आप उसमें लगाते हो। ठीक है। वे चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं। ये भी बात सही है, जो कार्य चुनौतियों से भरा होता है वो करते हैं। ये हमेशा सफल होते हैं। तो ये हमारा सही नहीं है। तो सिक्स्थ में हमारा क्या हो जाएगा, सिक्स्थ का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है, तो उसमें हम लोग देखते हैं, एक शिक्षिका अपनी कक्षा को प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए। तो क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो 4 में से 3 ऑप्शन होंगे जो कि करने चाहिए, एक होगा जो नहीं करना चाहिए। तो क्या नहीं करना चाहिए वही हम देखते हैं। तो देखिए, विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग करना। तो ये तो बेहुदा सी बात है कि भाई क्या है कि विशेष ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो क्या करना है कि एक छात्र है, उसे 3-4 दोस्त पसंद है, तो 3-4 दोस्त पसंद है, या पूरी क्लास में या पूरी क्लास को ही वो पसंद करता है, तो उसे अपने समकक्षियों से हटा दो। समकक्षियों से हटा दो मतलब साथ पढ़ने वाले जो लोग हैं, जितने भी सहपाठी हैं, उन लोगों से अलग कर दो। तो ये नहीं करना चाहिए, ये बात गलत है, ये नहीं करना चाहिए, यही नहीं करना चाहिए। ठीक है। ए ऑप्शन हमारा गलत है, गलत पूछ रहा है, ए ऑप्शन गलत हो गया है यहाँ पर। बाकी जरा पढ़ लेते हैं। उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना। हाँ ठीक, ये सही है, ये एक जगह पे सही है, क्योंकि देखिए जो चुनौती जो होती है वो क्या है, वो सकारात्मक शब्द होता है। चुनौती एक सकारात्मक शब्द है, धमकी नकारात्मक शब्द है। तो इसलिए चुनौती देना चाहिए। सृजनात्मकता को, क्रिएटिविटी के इंप्रूवमेंट के लिए छात्रों को चुनौती देनी चाहिए। ठीक है। और गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेना सिखाना, बिल्कुल सही बात है। ऐसा नहीं है कि केवल पढ़ाई की बात कर रहे हैं, पढ़ाई के अलावा भी जो एक्टिविटीज होती हैं उसमें भी पार्टिसिपेट लेने के लिए और बच्चों को आनंद का अनुभव कराने के लिए शिक्षकों का जो दायित्व रहता है वो क्या होता है कि उन्हें ऐसा करें, मतलब ऐसी स्थिति पैदा करें, ऐसा माहौल पैदा करें कि जो बच्चे हैं वो पढ़ाई के अलावा अन्य गतिविधियों में आनंद ले सकें। ठीक है। तनाव को नियंत्रित करना सिखाना, तनाव को नियंत्रित, टेंशन जो होती है, जो बढ़ जाती है, तो टेंशन को कम करना सिखाना। ठीक है। तो बी सी डी तो सही है, ए हमारा गलत है, गलत ही आपसे पूछ रहा है। तो आपका जो 7th हो जाएगा, 7th का आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा पठन कठिनाई का नहीं है। तो देखिए, जो छोटे बच्चे जो होते हैं उनको पठन में थोड़ा सा दिक्कत होती है। मतलब जैसे मान लीजिए कि कोई स्टेटमेंट लिखा है, हिंदी में स्टेटमेंट है या अंग्रेजी में स्टेटमेंट है, तो उसको पढ़ने में दिक्कत होती है। पढ़ने में अब दिक्कत होती है तो उसमें क्या होता है कि जो भी आपने हिंदी में पढ़ रखा है तो वो क्या है कि भाषा को बहुत तेजी से पढ़ना, बहुत स्लो स्पीड से पढ़ना, लाघव चिन्ह, इन सब की जो गलतियां होती, तो इसकी वजह से क्या होता है कि पठन में कठिनाई होती है छात्रों को। ठीक है। तो ये क्या है, इसमें ऑप्शन क्या है, शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई। तो ये नहीं, ये बाद की बात है। जब आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ना क्या है, पहले होता है, और शब्दों के विचार को समझना आप बाद में करते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही है। ए ऑप्शन हमसे वो लक्षण पूछ रहा है जो पठन कठिनाई का नहीं है, पढ़ने में जो कठिनाई होती है वो नहीं है। तो हमारा ए ऑप्शन तो नहीं। सुसंगत
वर्तनी में कठिनाई हो सकती है, और वर्ण एवं शब्द को पहचानने में कठिनाई। भाई एक शब्द लिखा है, एक वर्ण लिखा है, तो दोनों को पढ़ने में कंफ्यूजन हो रहा है, जैसे लाइक कि बा को वा पढ़ रहे हैं, तो ये तो कठिनाई हो सकती है। पठन गति और प्रवाह में कठिनाई, हाँ वही हम कहते हैं कि जैसे कोई चीज़ पढ़ी जा रही तो बहुत ज़्यादा तेज पढ़ी जा रही है, बहुत ज़्यादा धीमी गति से पढ़ी जा रही है, तो वो कठिनाई यहाँ पर होती है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, वो आपका है ऑप्शन ए है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा क्या है, ऑप्शन ए हमारा है शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई। ठीक है, शब्द अगर पठन की बात कर रहे हैं तो शब्दों और विचारों को समझने वाली हम कोई बातचीत नहीं करेंगे, सिर्फ पठन की बात करेंगे, क्योंकि जो पढ़ना, जो आपको विचारों को ग्रहण करना है वो बाद का प्रोसेस है। ठीक है, पठन पढ़ना पहले का प्रोसेस है। हमसे सिर्फ ये पूछ रहा है कि पठन की कठिनाई क्या है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षार्थियों का आत्म नियम डैश की ओर संकेत करता है। विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम विनिमय, स्व अनुशासन व नियंत्रण, अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की योग्यता। तो हमारा 9th में हमारा सी करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता है। तो ये क्या है, ऑप्शन ए है व्यवहार का अध्ययन सीखना है। व्यवहार का अध्ययन सीखना है, तो व्यवहार का अध्ययन जो हमारा सीखना है ये हमारा गलत है, क्योंकि जब व्यवहार का अध्ययन करते हैं तो व्यवहार की जब स्टडी की जाती है तो उसमें अनुकरण आता है, उसमें लर्निंग नहीं आती। व्यवहार के अध्ययन में अनुकरण शामिल रहता है, ना कि उसमें अधिगम शामिल रहता है। तो जो हमारा 10th वाला है, तो 10th वाले में हमारा क्या है, गलत हमसे पूछ रहा है, तो इसमें हमारा ए ऑप्शन हमारा गलत वाला है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं, सिद्धांत के रूप में रचनावाद क्या करता है। रचनावाद क्या करता है, सूचनाओं को याद करने, देखो याद करना और रूट मेमोराइजेशन की बात हम बिल्कुल नहीं करेंगे, ऑप्शन ए हमारा गलत है। शिक्षक की प्रभुत्व भूमिका पर बल देता है, मतलब शिक्षक की भूमिका पर बल देता है। ठीक है, जबकि रचनावाद में जो बच्चे होते हैं वो अंदर से सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, उसमें शिक्षक की भूमिका नहीं होती है। और तीसरा ऑप्शन क्या है, अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित है। ठीक है, तो अनुकरण बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर हम कोई रचनात्मकता यानी सृजनात्मकता से संबंधित काम करेंगे तो हम अनुकरण नहीं करेंगे, उसमें हमारी खुद की थिंकिंग होगी, खुद का हमारा थॉट प्रोसेस होगा, तो सी भी हमारा गलत है। दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है, ये हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो 11th में हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखते हैं, सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो परीक्षा में हर बार अच्छे अंक लाने के योग्य है। मजा नहीं आया इस बात पे। ठीक है, पढ़ रहे हैं, अच्छे अंक लाने के लिए पढ़ रहे हैं, तो ये बात थोड़ी सी गलत है। तो और जो हमारा अगला ऑप्शन क्या है, पार्श्व लेटरल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। हाँ ये बात सही है, तो 12th में हमारा क्या हो जाएगा, 12th में हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डैश का हिस्सा है। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डैश का हिस्सा है, तो इसमें हमारा क्या है, ऑप्शन ए है शारीरिक विकास, ऑप्शन बी है सामाजिक विकास, ऑप्शन सी है संवेगात्मक विकास, ऑप्शन डी है बौद्धिक विकास। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी बौद्धिक विकास। ठीक है, तो 13th में हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। 14th में हमारा क्या बोल रहा है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश में भिन्न है, तो ये क्या है, ऑप्शन ए है विकास क्रम, विकास की सामान्य दक्षता, बुद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में भिन्न है, और ऑप्शन डी है विकास की दर। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है क्या है, जब छात्रों की बात की जाती है तो छात्र अगर अलग होते हैं, अगर दो छात्र हैं और
और एक छात्र, और दोनों में कुछ विभिन्नता है, कुछ विभिन्नताएं हैं, तो वो किस तरीके से हो सकती है, वो विकास की दर क्या हो सकती, अलग अलग हो सकती। किसी में विकास जो है वो ज्यादा होता है, किसी में विकास कम होता है, विकास की दरें भिन्न होती हैं। ठीक है, तो 14th में आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 14th में भी आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, ये हमारे 1 से लेकर के 14 तक के जो क्वेश्चन है वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आगे अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15वां क्वेश्चन है, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह कथन सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। तो ऐसा तो नहीं है, ये बात थोड़ा सा गड़बड़ है, अटपटी है। और बी ऑप्शन है कि सही है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। तो ये तो बात सही है, मतलब सही है क्योंकि शारीरिक विकास जो और पहलू होते हैं उनके साथ क्या है, कनेक्टेड है। तो ये हमारा सही है। ठीक है, और गलत तो है नहीं, ये बात गलत है नहीं, तो हम सी और ऑप्शन डी को नहीं पढ़ते हैं। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा 15th में हमारा करेक्ट ऑप्शन हमारा है बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है। आप क्या करेंगे, उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे। तो इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है हमारा यही है। तो 16th में हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा करते हैं। बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है क्या? शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए, यह औचित्य स्थापित करने में, और शिक्षार्थियों को भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वही हमारा करेक्ट है। हम सामाजिक स्तर को की कोई बात नहीं करेंगे और आर्थिक पृष्ठभूमि को भी बिल्कुल नहीं पहचानेंगे। हमारा यहाँ पर ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट है, 17th में ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका क्या मतलब है, सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठ्य चर्चा संभव नहीं है। तो ये तो बात गलत है। तो विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है। क्षमताओं को विकसित करना असंभव है, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो कोई भी दो छात्र अगर आप कंसीडर कर लेते हैं तो जो दो छात्र होंगे वो अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होंगे। उनकी प्रतिभाएं भी अलग होंगी, उनकी योग्यताएं भी अलग होंगी, उनके इंटरेस्ट भी अलग अलग होंगे। तो हमारा 18th में हमारा कौन सा है, 18th में हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं, यह कथन है। तो यह लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। तो लैंगिक पूर्वाग्रह यानी कि जेंडर स्टीरियोटाइप को ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, देखिए एक जेंडर बायसनेस होता है जिसमें आप क्या करते हैं कि आपका किसी एक पक्ष को लेकर के ज्यादा झुकाव होता है, आप किसी एक पक्ष की तरफ ज्यादा झुके होते हैं। और जो जेंडर स्टीरियोटाइप होता है वो ये होता है कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत पहले से जो परंपरा है जो चली आ रही होती है उसको हम क्या बोलते हैं, जेंडर स्टीरियोटाइप कहते हैं। तो 19th जो हमारा हो जाएगा, 19th में हमारा क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक इतना आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। इसके आगे अब हम लोग प्रोसीड करेंगे, क्वेश्चन की तरफ देखते हैं जरा हम लोग। क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने शिक्षार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह डैश की ओर संकेत करता है। तो यह क्या है, यह ऑप्शन ए है हमारा आकलन के लिए सीखना, आकलन का सीखना। ऑप्शन सी है हमारा सीखने का आकलन। तो ये क्या है, ये सीखने का
आकलन है। तो 20 में हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 20 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? ठीक है, कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? तो सामान्य से विशिष्ट है, बिल्कुल है। प्रतिवर्ती हमारा नहीं है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो 21 में हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? तो सीखने के किसी भी चरण पर सीखना संवेगात्मक कारकों से प्रभावित नहीं होता। संवेगात्मक प्रभाव कारकों से प्रभावित नहीं होता है, तो ये गलत है। सीखना मूल रूप से मानसिक क्रिया है, केवल मानसिक क्रिया नहीं है, शारीरिक क्रिया भी होती है, शारीरिक भी होती है, संवेगात्मक भी होती है, सब कुछ इसमें रहता है। और बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां यह संकेत करती हैं कि किसी भी तरह का सीखना नहीं हुआ। ऐसा नहीं, बच्चे गलतियां करते हैं फिर उसके बाद सीखते हैं। तो ऑप्शन डी है हमारा, सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। तो ऑप्शन डी हमारा बेस्ट है। तो 23 में, अरे यार ये अभी 22 करना है। ठीक है, तो ये आपका पहले 22 है। ठीक है, 22 हमारा क्या है? निशक्त बालकों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य निशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना है। तो यह किसमें उपलब्ध कराना है? तो यह नियमित विद्यालयों में उपलब्ध कराना है। तो जो निशक्त बच्चे उनको किसमें? नियमित विद्यालयों में अवसर उपलब्ध कराना है। ठीक, तो 22 में हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ओके, और निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? तो सीखने के बारे में जो सही है वो हम लोगों ने अभी डिस्कस कर लिया था, वो हमारा करेक्ट ऑप्शन 23 में डी ऑप्शन करेक्ट है। 24 हम लोग देख लेते हैं, मूल्यांकन असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए यह निर्णय लेना कि विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए। ठीक है, सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना, सीखने में होने वाली कमियों का निदान करना और उपचार करना, तो ये हमारा करेक्ट है। तो 24 में हमारा कौन सा करेक्ट होगा? बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, 25 हम लोग जरा आप देखेंगे। तो 25 हमारा क्या है? शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूर्व पाठों को दोहराने का यह प्रभावी तरीका है। ऐसा तो नहीं है, यह शिक्षार्थियों की स्मृति को बढ़ाता है जिससे सीखना सुदृढ़ होता है। ठीक है, तो ये बात थोड़ी हद तक सही है। यह किसी भी कक्षा अनुदेशन के लिए सुविधाजनक शुरुआत है। ऐसा नहीं है, सुविधाजनक शुरुआत नहीं है। ये नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। हाँ, ये करेक्ट है। ठीक है, तो 25 में करेक्ट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है, तो इसमें ऑप्शन ए है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, एक अत्यंत अनुशासित कक्षा, प्रत्यक्ष शिक्षण और प्रत्यक्ष प्रश्न और विषय वस्तु आधारित प्रश्न। तो इसमें करेक्ट है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। तो मुक्त उत्तर वाले प्रश्न करेक्ट है। ठीक है, तो 26 का ए। देखिए, मुक्त उत्तर वाले जो प्रश्न होते हैं वो हमारे ऐसे होते हैं जिनका आंसर फिक्स एक शब्द में नहीं दिया जा सकता है। जैसे कि निबंधात्मक प्रश्न होते हैं, आपसे किसी चीज के बारे में निबंध लिखने के लिए कहा जाए, तो निबंध लिखने के लिए दो छात्रों की अगर कॉपी अगर देखोगे तो उसमें क्या होगा कि आपको अलग अलग शब्द मिलेंगे और शब्दों का और हो सकता है कि एक तरीके की बात दोनों ने कई में लिखी हो, लेकिन क्या है कि एक तरीके की बात अगर लिखी होगी तो किसी ने किसी पोजीशन में रखी होगी, किसी ने किसी पोजीशन पर लिख रखी होगी। तो ये थोड़ा सा रहता है। जो मुक्त उत्तर वाले प्रश्न जो होते हैं वो निबंधात्मक टाइप के होते हैं, उनका आंसर एक शब्द में नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, तो मुक्त उत्तर वाले प्रश्न किए जाने चाहिए किससे? सृजनात्मक उत्तरों को प्राप्त करने के लिए।
ठीक है। तो शिक्षार्थियों को डैश के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। तो शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने के लिए, तो रोट मेमोराइजेशन के लिए कभी भी छात्र को नहीं प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो 27 में हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है? तो ऑप्शन सी हमारा है दत्त कार्य। दत्त कार्य उचित नहीं है, तो 28 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 28 का सी हो जाएगा। ओके, और 29 हमसे बोल रहा है शिक्षार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद क्या करना चाहिए? निदान के बाद क्या करना चाहिए? तो सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना, शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना, समुचित उपचारात्मक कार्य। समुचित उपचारात्मक कार्य, तो समुचित उपचारात्मक कार्य करना चाहिए। 29 में आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ओके, 30 में हमारा बोल रहा है भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को डैश देखा जाना चाहिए। तो ये बोल रहा है विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में, शिक्षार्थियों के लिए विद्यालय जीवन को जटिल अनुभव के रूप में बनाने के कारक के रूप में, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के बाधा के रूप में। तो बी और सी तो बिल्कुल नेगेटिव लग रहे हैं। विद्यालय जीवन को समृद्ध करने के संसाधन के रूप में। तो 30 में हमारा करेक्ट ऑप्शन जो लग रहा है वो हमारा क्या होना चाहिए? वो हमारा ए होना चाहिए। ठीक है, 30 में हमारा करेक्ट ऑप्शन ए होना चाहिए। विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 जो है इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। बहुभाषिक विशेषता को किस रूप में देखा जाना चाहिए? विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में देखना चाहिए। तो ये 30 में हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। तो सीडीपी वाला जो सेक्शन है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद हम लोग एनवायरनमेंट सेक्शन को करेंगे।